हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है फोर फीचर में। होता क्या है, कितनी वैल्यू वहां पे रखनी है, शेयर की कितनी वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगी, कितनी वैल्यू जो है रीइशू के टाइम पे हमें लिखनी है, और फाइनली कितनी वैल्यू हम कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अब नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी सा एक एग्जाम्पल के साथ। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और होपफुली आपको समझ आएगा, और थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। होपफुली इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है शेयर जिसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज हम लेके चलते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे उसका 3 रुपए आना है। देन अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज एंड कॉल के टाइम पे बचा हुआ पैसा 3 रुपए आना है। दैट इज प्रोसेस फाइन। देन एक क्लाइंट है, एक शेयर होल्डर है रवि, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का दे दिया है और कॉल पे आते हुए बाउंस कर गया। ठीक है, फिर उसके शेयर को छीना जाएगा। फोर फीचर का मीनिंग क्या होता है? शेयर को वापस छीन लेना। ठीक है, एंड देन री इशू किया जाएगा उस शेयर को। तो उस केस में कितना पैसा हमारा री इशू के टाइम पे एडजस्ट होगा और कितना पैसा फिर कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे, वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब फोर फीचर ऑफ शेयर, और बेटा हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो है एट पार कर रहे हैं। एट पार का मीनिंग क्या है? 10 रुपए का शेयर है और 10 ही रुपए पब्लिक से रेज किए जाएंगे। ना तो हम ज्यादा लेंगे प्रीमियम के नाम पे और ना ही यहाँ पे कोई डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो एट पार का मतलब है 10 रुपए का शेयर है और 10 ही रुपए पब्लिक से आएंगे सब्सक्राइब होके। फाइन, तो हम मीनिंग समझ लेते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर का। फोर फीचर होता क्या है बेटा? जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है, पब्लिक को इशू किए हैं, पब्लिक बदले में उसको पैसा देती है, कंपनी को पैसा पे कर रही है सब्सक्रिप्शन के नाम पे। ठीक है, उनको शेयर दे दिए जाते हैं, एप्लीकेशन मनी पब्लिक ने दे दी है और वो शेयर जो है पब्लिक को दे दिए जाते हैं। फिर पब्लिक से धीरे धीरे पैसा मंगाया जाता है अलॉटमेंट के नाम पे। ये सब है क्या? ये इंस्टॉलमेंट ही तो है। अब एक शेयर का 10 रुपए फेस वैल्यू डिसाइड हुई है, पूरा 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाया जाता। तो कैसे मंगाया जाता है? एप्लीकेशन के नाम पे थोड़ा पैसा मंगाया जाता है, फिर अलॉटमेंट के नाम पे थोड़ा पैसा मंगा लेते हैं, फिर फर्स्ट कॉल के नाम पे थोड़ा पैसा मंगा लेते हैं, सेकंड कॉल के नाम पे थोड़ा पैसा मंगा लेते हैं। इस तरह से वो जो फेस वैल्यू डिसाइड हुई थी ना 10 रुपए, वो 10 रुपए इस तरह से एक एक करके मंगाए जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में मंगाए जाते हैं। अब जब भी बंदा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन मनी पे करते ही उसको जो है शेयर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर शेयर्स की उसने एप्लीकेशन मनी दे दी है, उसको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, देन नेक्स्ट स्टेज पे वो पैसा देता है या नहीं देता है, हम इस वाले एग्जांपल रेफर करते हैं। अगर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और कॉल के टाइम पे आके वो पैसा नहीं पे कर पा रहा है, अब ऐसे केस में कंपनी ने डिसीजन लिया है कि उसके शेयर को हम वापस छीन लेंगे। बस यही तो फोर फीचर है, राइट? हमने जब बीइंग अ कंपनी किसी शेयर होल्डर से, जिसको हमने शेयर दे रखे थे, उससे हम शेयर को वापस छीन लेते हैं क्योंकि उसने कंप्लीट पेमेंट नहीं की है। अभी किसी इंस्टॉलमेंट पे आके उसने पेमेंट बाउंस कर दी है। ऐसे केस में हम उससे शेयर को वापस छीन लेंगे। उसी प्रोसेस को ही शेयर फोर फीचर बोला जाता है। कुछ भी नहीं है, कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की चीज है कि जब भी उससे शेयर वापस छीन लिया जाएगा तो उसको हम फोर फीचर बोलते हैं, और ये नॉर्मल होता रहता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जब हमने शेयर छीना है, सपोज हमने रवि से यहाँ पे शेयर छीन लिया है, तो उसने अभी तक हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे रखे थे, मतलब 7 रुपीज आउट ऑफ 10 उसने हमें दे रखे थे। तो इन 7 रुपीज का क्या होगा? तो इन 7 रुपीज को हम आगे एडजस्ट करते हैं रीइशू के टाइम पे, और जो पैसा बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। अब सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 100 ले लेते हैं, और रवि के पास जो शेयर्स थे हम मान लेते हैं कि 20 शेयर्स रवि के पास थे। ठीक है,
20 शेयर्स इसके पास थे जिन पे इन्होंने कॉल की पेमेंट नहीं की है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कर दी थी। तो एंट्रीज किस तरह से होती हैं? फर्स्ट एंट्री जब हम एप्लीकेशन की करते हैं तो 2 एंट्री होती है ना। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में पैसा एप्लीकेशन के नाम पे आया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 100 थे और एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है? 3 रुपीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 रुपीज आएंगे। 100 शेयर्स थे और एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 300 रुपीज रिसीव करेंगे बैंक के अंदर। अब जब ये पैसा हमारे पास आ गया है तो सेकेंड एंट्री में अब हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगेन हमारे पास वही 300 रुपीज जो हैं वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल के लिए तो इकट्ठा कर रहे हैं ना ये सारा पैसा। और डिटेल में जानने के लिए शेयर इशू कैसे होता है, एट पार का क्या मीनिंग है, प्रीमियम का क्या मीनिंग है, डिस्काउंट का क्या मीनिंग है, ओवर सब्सक्रिप्शन, मैनी मोर, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल दी गई है। आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी तो हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में लेके चलते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई हैं। पहला, बैंक में पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के नाम पे 300 रुपीज, 100 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग। देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अब जितना भी पैसा आया ये शेयर कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए पैसा मंगाया जा रहा है। ये शेयर इशू इसीलिए हुए हैं। तो इस पैसे को, इस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा ना बेटा, तो उसको हर बार हम शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एट लास्ट कैपिटल ही तो इकट्ठा करना है ना हमें। उसी के लिए तो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। और हमेशा बेटा जर्नल एंट्री बिना नरेशन के कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो नरेशन क्या होता है? यहाँ पे आपको जितनी भी, जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको उसके साथ नरेशन लिखनी होती है कि ये एंट्री क्यों हुई है, उसका एक रेफरेंस लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बैंक में पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन के नाम पे, तो क्या लिखोगे? बी मनी रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड, इस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इस तरह से करके आपको वहां पे मेंशन करना होता है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बिना नरेशन के कंप्लीट नहीं मानी जाती है। मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है, आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब एप्लीकेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे भी कोई इशू नहीं है। अलॉटमेंट पे हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? अगेन, अब जब हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं, दे दिए हैं पब्लिक को, तो अब हम उनको एक रिमाइंडर देंगे, तो उसको बोला जाएगा शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब मनी ड्यू हो रही है इस डेट को और आप पेमेंट कर दो, उनको इस तरह का रिमाइंडर दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने अमाउंट को ड्यू किया जाएगा? 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 100 शेयर्स का पैसा आना है, तो 400 रुपीज जो है ड्यू किया जाएगा। और अगेन नरेशन में आप यही लिखोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। देन अब हमारे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई भी पैसा बाउंस नहीं हुआ है, तो पूरा 400 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, पूरे 400 की एंट्री कर देंगे। और यहाँ पे अगेन हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बैंक की एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक की एंट्री बाद में हुई है, और एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक की एंट्री पहले हो गई थी। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे ही बैंक की एंट्री पहले होती है, वहीं पे पैसा पहले आता है और बाद में शेयर दिए जाते हैं।
ठीक है। लेकिन जब एक बार शेयर दे दिए गए हैं शेयर होल्डर को, तो उनको फिर पहले ड्यू किया जाता है कि इस डेट पे आपका अमाउंट ड्यू हो रहा है, आप अलॉटमेंट की पेमेंट कर दो। ऐसे ही फिर हम फर्स्ट कॉल जो भी हमारी कॉल होगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या सिर्फ कॉल, तो उस कॉल के लिए ड्यू करेंगे। तो अगेन अब हम कॉल की ड्यू कर लेते हैं। तो कॉल के लिए हमारे पास क्या रहेगी, फर्स्ट एंट्री, अगेन जैसे हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया था ऐसे ही हम कॉल को ड्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेयर, अब फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देना, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल का नाम लिख देना, व्हाटएवर, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब कॉल के टाइम पे कितना पैसा आना है, अगेन 3 रुपए, 100 शेयर्स का, तो हम यहाँ पे 300 रुपीज का ड्यू दिखा देते हैं। नरेशन लिख देंगे अगेन कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अब हमारे पास कितने पैसे आने थे, 300 आने थे, टोटल 300 रुपीज आने थे जो हमने ड्यू किए थे, जिनका हमने रिमाइंडर दिया है शेयर होल्डर्स को। लेकिन उनमें से एक शेयर होल्डर है रवि, जिसके पास 20 शेयर्स हैं। अब 20 शेयर्स की पेमेंट उसने नहीं की है, तो अब बेटा हमारा मेन फोरफिएचर वाला प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो हम जब हम कॉल का पैसा मंगाएंगे तो पहले तो हम उसको कॉल्स इन अरियर में डिक्लेयर करेंगे कि ये पैसा अभी पेंडिंग है, ठीक है। एकदम से नहीं छीन लेते हैं हम किसका शेयर, पहले हम उसको टाइम देते हैं, ठीक है। पेमेंट करने का और टाइम देते हैं, हो सकता है फाइन के साथ दे दे या रिमाइंडर कराने से दे दे, तो एकदम से शेयर छीना नहीं जाता है। सबसे पहले हम उसको कॉल्स इन अरियर के अंदर डिक्लेयर करेंगे कि ये पैसा हमारा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो हमारे पास क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आया, क्योंकि कुछ पैसा तो हमारे यहाँ पे ड्यू रहेगा, ठीक है, कुछ पैसा तो अभी भी पेंडिंग रहेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको, इस एंट्री को इस तरह से करेंगे, पहले हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट लिख लेंगे। अब शेयर का अमाउंट था 300 रुपीज, 300 था, ठीक है। लेकिन बैंक में कितने आ रहे हैं, बैंक में बाकी का पैसा आ रहा है, बस ये 20 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है। तो इसको सबसे पहले हम कॉल्स इन अरियर के अंदर डाल देंगे। तो कॉल्स इन अरियर को पहले बता दो कितना है, कितना अमाउंट है, 20 शेयर्स का 3 रुपए के अकॉर्डिंग 60 रुपीज है जो नहीं आया है, पेंडिंग रह रहा है। तो 300 में से 60 रुपीज हमारे कॉल्स इन अरियर में चले गए हैं। और कॉल्स इन अरियर हमारे लिए नुकसान है ना, लॉस है ना। 300 आने थे लेकिन 60 रुपीज नहीं आए, तो ये क्या होगा, जितने भी लॉसेस होते हैं वो तो डेबिट होते हैं, तो हम इसको डेबिट में मेंशन करते हैं, ठीक है। और अब 300 में से 60 नहीं आए हैं, तो आए कितने हैं, सिर्फ 240 रुपीज हमारे यहाँ पे रिसीव हुए हैं, ठीक है। फोरफिएचर स्टार्ट हो रहा है ये अभी, इसके बाद फोरफिएट करेंगे, अभी एकदम से फोरफिएट नहीं करते हैं। फोरफिएचर से पहले हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि इतना पैसा हमारा पेंडिंग रह रहा है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो फोरफिएट होगी। अब फोरफिएचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिएटेड अमाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम यहीं पे ही आती है बेटा, यहीं पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखनी है। अब यहाँ पे हम सिर्फ उतने शेयर्स की वैल्यू लिखते हैं जितने हम फोरफिएट करने जा रहे हैं। टोटल शेयर हमारे पास 100 थे, लेकिन हम शेयर कितने फोरफिएट करने जा रहे हैं, सिर्फ 20 शेयर्स, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 20 शेयर्स, देन 20 शेयर्स की कितनी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था, सिर्फ उतनी वैल्यू को यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, इन नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम कौन से स्टेज पे आके शेयर को छीन रहे हैं, लास्ट में ना, फोरफिएट कर रहे हैं लास्ट में आके। तो हमारे पास अभी तक 3 रुपए 4 रुपए आ जाने चाहिए थे, और ये वाले 3 रुपए कॉल्स के पैसे भी आ जाने चाहिए थे, टोटल 10 रुपीज आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ पे हमारा अभी तक 200 रुपीज आ जाना चाहिए था इन 20 शेयर्स का, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉइंट,
जब भी हम शेयर फोरफिएट करते हैं तो वहां पे जिस स्टेज पे फोरफिएट कर रहे हैं उस स्टेज तक कितना पैसा उन शेयर्स का आ जाना चाहिए था, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। हर जगह हम 10 नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यही शेयर अलॉटमेंट पे ही फोरफिएट हो जाता, उसने सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए हैं रवि ने, ठीक है, और आगे उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद ही हम डायरेक्टली उसका शेयर को छीन रहे हैं, फोरफिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20 शेयर्स का अलॉटमेंट तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था, 3 + 4 7 रुपीज। फिर हम 20 शेयर्स का 7 रुपीज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते कि उसका 140 रुपीज आ जाना चाहिए था। फिर हम 200 नहीं लिखते। यहीं पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहीं पे बच्चों को लगता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिखें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिस भी स्टेज पे आप शेयर को फोरफिएट कर रहे हो, उस स्टेज तक उन शेयर्स का कितना पैसा आ जाना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लास्ट में जाके कर रहे हैं, तो लास्ट तक तो पूरा पैसा आ जाना चाहिए था, पूरे 10 रुपए आ जाने चाहिए थे इन 20 शेयर्स के, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 200 रुपीज आ जाने चाहिए थे। लेकिन आया कितना है, इन 20 शेयर्स का 3 रुपए एप्लीकेशन का आया और 4 रुपए अलॉटमेंट का आया, तो सिर्फ 7 रुपीज आए। तो इन 20 शेयर्स का 7 रुपीज के अकॉर्डिंग आया है पैसा, तो उसको हम डालते हैं फोरफिएटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर। फोरफिएटेड अकाउंट में डाल देंगे ना इस पैसे को, क्योंकि ये शेयर हमने छीन लिया। अब ये जो शेयर हमने छीना है, उसका जितना भी पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है, कंपनी उसको वापस थोड़ी करेगी, ये तो कंपनी का पैसा है, ठीक है। तो कंपनी उसको एक फोरफिएटेड शेयर अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेगी और फिर वहां से जाके उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देगी, लेकिन शेयर होल्डर को वापस नहीं मिलेगी ये पैसे। तो हमारे पास फोरफिएटेड शेयर के अंदर कितना पैसा आएगा, 20 शेयर्स का अभी तक 7 रुपीज के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो 27 जा 140 रुपीज हमारे यहाँ पे जाएंगे फोरफिएटेड में। तो पेंडिंग कितने बचे, कॉल्स इन अरियर कितना बचा, कॉल्स इन अरियर हमारे पास 60 रुपीज का बचा, और उसको हम डाल देंगे। 3 रुपए तो बचे ना 20 शेयर्स के, ठीक है बेटा। तो ये वाली एंट्री आपकी किसकी हो गई, फोरफिएटेड शेयर्स की एंट्री यहाँ पे हो गई है। डन। अब शेयर हमने छीन तो लिए, लेकिन क्या कंपनी अब इसको ऐसे ही रखेगी, नहीं, कंपनी क्या कर रही है, री इशू कर रही है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि कंपनी री इशू कर रही है उसको 9 रुपए में, और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है फुली पेड। 9 रुपए में उसको री इशू कर रही है और साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है फुली पेड। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे तो सिंपली फुली पेड लिखा है, तो फुली पेड का मतलब है कि इसका कंपैरिजन जो है वो इसके साथ होगा। फुली पेड की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा कि 10 रुपए का शेयर है जिसको 9 रुपीज में री इशू किया जा रहा है, तो 1 रुपए की यहाँ पे अभी भी डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को हम यहाँ से पूरा करेंगे। 140 रुपीज का जो हमारे पास पैसा आया हुआ है ना रवि से, जो हमने रख रखा है, रवि का पैसा जो हमने रख रखा है, जो हमने उसको वापस नहीं किया, उसमें से एडजस्ट करेंगे। तो अब हम री इशू देख लेते हैं। री इशू की एंट्री क्या होगी, री इशू जैसे हमेशा पैसा आता था शेयर्स के नाम पे, ऐसा ही यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में हम कितना पैसा लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है फुली पेड, तो फुली पेड के अकॉर्डिंग इन 20 शेयर्स का फुली पेड के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू होती है, 200 होती है। 20 शेयर है, 10 रुपए उनकी वैल्यू है, तो 200 रुपए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बैंक में कितना आ रहा है बेटा, 9 रुपीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 20 शेयर्स का 9 रुपीज के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो बैंक में तो खाली 180 आ रहा है। तो बचा हुआ पैसा कहाँ से आएगा, बचा हुआ पैसा आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोरफिएटेड शेयर से हम यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे कितना, कितने पैसे की जरूरत है, 20 रुपीज की जरूरत है।
है ना, 140 आए हुए थे ना रवि से, तो उसमें से 20 रुपीज हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए और हमारा ये वाला शेयर जो हमने री इशू किया है वो फुली पेड हो गया, 200 रुपए इसके हो गए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमने 200 रुपए ट्रांसफर कर दिए। क्लियर होगा? आया था 180, लेकिन हमने शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर किए हैं? पूरे 200, क्योंकि 20 रुपीज हमने इस वाले अकाउंट में से यूज कर लिए पैसे। ठीक है, देन अब ये जो बचा हुआ पैसा है 20 तो यहाँ पे यूज हो गए, अभी भी 120 रुपीज बचे हुए हैं, उसका क्या करेंगे? उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिएटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना पैसा? 20 यहाँ पे यूज हो गया, बाकी का पैसा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 120 रुपीज कैपिटल अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये कंपनी की अर्निंग है, एक्स्ट्रा अर्निंग है। ठीक है, तो होपफुली शेयर फॉरफिएचर का मीनिंग क्या होता है, एट पार के अंदर किस तरह से शेयर री इशू किया जाता है, किस तरह से फॉरफिएचर के अमाउंट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है और कितना पैसा री इशू के टाइम पे एडजस्ट होता है और कितना पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।